हेलो दोस्तों, मैं संजीव और आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ 50 क्वेश्चन का जीके जीएस का सेट। ये हमारा 10वां सेट होने वाला है, यानी इससे पहले ऑलरेडी मैं 9 सेट डाल चुका हूँ। अगर वो नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वो देख लीजिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और यहाँ पे जीके के अलावा आपको रीजनिंग, साइंस, मैथ के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। इवन करंट अफेयर भी क्वेश्चन मिलेगा। पहला क्वेश्चन है जनगणना से, और जनगणना से तो एक क्वेश्चन आपका रहेगा ही रहेगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर किस राज्य में हुआ है? ऑप्शन है मेघालय, बिहार, अरुणाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर। निगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखिएगा और अटेम्प्ट वही कीजिएगा जो आपको आता है। आंसर होगा मेघालय। मेघालय की दशकीय वृद्धि दर अगर देखा जाए तो ये 27.9% था। अगर बिहार का देखा जाए तो ये 25.4% था, और अगर अरुणाचल प्रदेश का देखा जाए तो ये 26% था। यानी फर्स्ट नंबर पे मेघालय, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पे हमारा जनसंख्या घनत्व दशकीय वृद्धि दर के मामले में आता है तीसरे नंबर पे बिहार। जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार पहले नंबर पे आता है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य हमारा होगा नागालैंड। नागालैंड में जनसंख्या बढ़ने के बजाय जनसंख्या माइनस में चला गया था। ठीक है। दूसरे नंबर पे पूछे तो दूसरे नंबर पे केरल हो जाएगा। केरल 4.9% दशकीय वृद्धि दर रहा है। अगर पूछे भारत का औसत दशकीय वृद्धि दर क्या रहा है, तो ये रहा है 17.7%। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में तो आता ही और पूछेगा ही। अगला क्वेश्चन चलते हैं। विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? यानी वो कौन सा ऐसा बैंक है जो कर्ज देता है, और उदार इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि ये कर्ज तो देता है लेकिन बदले में टैक्स नहीं लेता किसी प्रकार का। ठीक है, तो इसका आंसर होगा अंतरराष्ट्रीय विकास बैंक, IDA। अब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि IDA की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो हुआ था वो 24 सितंबर 1960 को हुआ था। अगर IFC की स्थापना देखें तो ये 1956 में इसकी स्थापना हुआ था, और IMF के बारे में देखें तो इसकी स्थापना जो हुआ था वो हुआ था हमारा 1945 में। ब्रिटेन वुड सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। ठीक है, और ये काम करना कब शुरू किया था? 1947 में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? जरा इसका आंसर आप हमें कमेंट में कीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? तो एक दो क्वेश्चन पूछता है, एक तो ताजमहल का डिजाइन कौन तैयार किया था, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ताजमहल को बनाने का मुख्य कारीगर कौन था। तो दो तरह का क्वेश्चन होगा, एक होगा हमारा कौन कि डिजाइन कौन तैयार किया था, और दूसरा मुख्य कारीगर कौन था। डिजाइन पूछा जा रहा है तो अहमद लाहौरी होंगे। ठीक है, और अगर कारीगर पूछा जाएगा तो ईसा खान होगा। ठीक है, ताजमहल के बारे में थोड़ी सी बात जान लेते हैं। पहला, ताजमहल को बनाने में टोटल 22 सालों का समय लगा था। ताजमहल का जो टाइल्स था वो मकरान से आया था, मकराना से। और मकराना है कहाँ? तो मकराना वर्तमान राजस्थान के क्षेत्र से ही आया था। अच्छा, ये तो पता होगा कि ताजमहल किसके समय में बनाया गया था? तो शाहजहां के समय में, यानी शाहजहां बनवाया था। ताजमहल किस नदी के किनारे है, इसका आंसर आप दीजिएगा, और है कहाँ ये भी आप हमें बताइएगा। ये बेसिक सा क्वेश्चन है ताजमहल से रिलेटेड। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, मुगल काल, यानी दूसरा क्वेश्चन है मुगल काल से कि मुगल काल का प्रसिद्ध चित्र साइबेरियाई सारस का चित्रण किसने किया था? ऑप्शन है दशवंत, मंसूर, बसावन या अब्दुल हसन। तो ये चित्र जो हमारा साइबेरिया सारस का चित्र है ये बनाने वाले थे मंसूर। ऐसा ही फालतू टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। मंसूर किसके दरबार में रहते थे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये थे जहांगीर के दरबार में। ठीक है, और ये भी पूछा जाएगा दशवंत और बसावन के बारे में। तो ये दोनों के बारे में देखें तो ये अकबर के दरबार में रहते थे, और अकबर के दरबार के सबसे प्रसिद्ध चित्रकार थे कौन? दशवंत। ठीक है, और यहाँ पूछा गया था साइबेरिया सारस के बारे में, तो ये कौन बनाया था? मंसूर बनवाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शीशे के संचयक सेल में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? यानी सीधे सीधे ये पूछ रहा है कि बैटरी में कौन सी एसिड डाली जाती है ना। यहाँ थोड़ा सा घुमा दिया गया है आपको, बस इसी में आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो बैटरी में कौन सी एसिड होती है? सल्फ्यूरिक एसिड होती है। इसका सूत्र क्या होता है?
H2SO4, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में बात करें तो इसका सूत्र HCl होता है और ये हमारे पेट में होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में लोकपाल के पद का सृजन निम्नलिखित में से किसके सुझाव पे किया गया था? तो लोकपाल से 2-3 टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। सबसे पहले लोकपाल के लिए बिल कब पेश किया गया था? तो ये पेश किया गया था 1968 में और इस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। प्रथम लोकापाल पूछेगा, प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो ये थे पिनाकी चंद्र घोष, ये भी आपको पता होगा। पिनाकी चंद्र घोष ये प्रथम लोकपाल थे, है ना। अगर पूछा गया किसकी प्रशंसा पे यानी किसकी अनुशंसा पे किया गया था सुझाव पे, तो ये प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा किया गया था। अब आप हमको बताना, चलो मैं भी बता देता हूँ। वर्तमान में लोकपाल जो हमारे हैं वो है प्रदीप कुमार मोहंती। तो ये क्वेश्चन आप हर हाल में लिख लेना कि पहले लोकायुक्त कौन थे और वर्तमान में लोकायुक्त कौन थे। ठीक है, वर्तमान में कौन है और पहले कौन थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए सबसे सरल विधि कौन सी होती है? ऑप्शन अच्छे से पढ़ना। कम तापमान, उच्च दाब यानी टेम्परेचर कम हो और प्रेशर ज़्यादा हो। तो इसी तरीके से 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। आंसर क्या होगा? तो अगर किसी गैस को द्रव में बदलना हो तो सबसे पहले तापमान कम होना चाहिए और प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए। तो तापमान कम और प्रेशर ज़्यादा, तो हम किसी भी गैस को क्या करेंगे? द्रव में बदल देंगे। और द्रव से अगर गैस में बदलना हो तो फिर तापमान को बढ़ाना पड़ेगा और दाब को कम करना पड़ेगा। ये तो बेसिक सा साइंस का रूल है ना। अगर वेपोराइजेशन के बारे में बात करते हैं, बाष्प उत्सर्जन, तो अगर एरिया छोटा है और यहाँ पानी भरा है तो मान लो यहाँ भी 1 लीटर पानी है, 1 लीटर, और एक एरिया ये है और यहाँ भी पानी भरा है और यहाँ भी 1 लीटर पानी है, तो बता दो सबसे ज़्यादा वेपोराइजेशन कहाँ होगा? यहाँ की यहाँ। तो आंसर होगा फिगर बी वाले में ज़्यादा होगा। इसका कारण कि अगर एरिया बड़ा होगा तो वेपोराइजेशन की दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बाष्प उत्सर्जन से भी। तो इसका आंसर होगा हमारा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मोटर वाहनों में अपूर्ण दहन के कारण प्रदूषण होने का कारण क्या है? गाड़ियां चलती है, अभी तो इलेक्ट्रिक आ गया है ना, जितने भी व्हीकल हो गए इलेक्ट्रिक हो गए, लेकिन फिर भी पेट्रोल से ही भी अभी बहुत सारी गाड़ियां चलती है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है ना। तापमान बढ़ता जा रहा है, धरती का बढ़ता जा रहा है, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट भी इसके कारण हो रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे रक्त के हीमोग्लोबिन में ये मिल जाता है और हीमोग्लोबिन में मिलकर हमारी ऑक्सीजन की क्षमता को अवरुद्ध कर देता है, जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इसे पॉइजनस गैसों में माना गया है कार्बन मोनोऑक्साइड को। तो आंसर हमारा क्या होगा? मोटर वाहन के बारे में पूछ रहा है तो आंसर होगा बी। सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में बात करें तो ये तो ओजोन क्षरण है ना, एसिड रेन का कारण बनता है। CFC है ना ओजोन क्षरण के कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय अभ्यास अग्निवीर शुरू किया है? ये अभी अभी का नवंबर का क्वेश्चन है, आज 2 दिसंबर है, बट ये 29 नवंबर को हुआ है। तो इसका आंसर होगा हमारा सिंगापुर। सिंगापुर के साथ ये अभ्यास होगा। किसके किसके बीच? सिंगापुर और भारत के बीच में अग्निवीर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति दी थी कि कृषि पर भी आप टैक्स लगा दीजिए? तो ये दिया था राज्य समिति, है ना, राज्य समिति। और बाचू समिति आया था, केंद्र और राज्य के बीच में करों के बंटवारे को लेकर इसका गठन किया गया था। तो आंसर याद रखिएगा ऑप्शन बी। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता? ये सब अच्छे से लगाइएगा, ऐसा नहीं कि देखते के साथ आंसर मार दिए, वो तो ठीक है। यहाँ तो आर्टिकल अलग अलग है तो ना, अगर आर्टिकल 19 का A B C D करके दे देता ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे आर्टिकल 19 का A होगा, है ना। और ये सारे के सारे फंडामेंटल राइट से लिए गए। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध। फंडामेंटल राइट के बारे में बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहले ये कौन से पार्ट में है? तो पार्ट हमारा 3 होगा। अगर पूछा जाएगा कि कहाँ से लिया गया है फंडामेंटल राइट, अमेरिका से लिया गया है। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। फंडामेंटल राइट हमारे कितने हैं वर्तमान में? तो 6 है। पहले कितने थे? तो 7 थे। किसको हटा दिया गया है हमारे संविधान से? तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया।
पहले ये आर्टिकल 31 में था, अब इसे 300 का ए में रख दिया गया। तो ये सारी बातें फंडामेंटल राइट से याद रखना है, ठीक है। आपातकाल जब लागू किया जाता है ना, तो हमारा आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को डिस्टर्ब नहीं किया जाता, यानी किसी भी हाल में आर्टिकल 20 और 21 को समाप्त नहीं हो सकता। ये अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि के संरक्षण की बात करता है, और ये बात करता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का, है ना, और ये गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण के बारे में बात करता है। तो तीनों के बारे में अच्छे से याद रखिएगा। ये क्या बात करता है, तो ये अपराधों के विरुद्ध दोष सिद्धि से संरक्षण, और ये सारी बातें आप लोग पढ़े होंगे, है ना। ये बात करता है क्या, ये बात करता है हमारा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, और ये बात करता है गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। ज़्यादा टाइम मैं खुद भी नहीं लेना चाहता। अगर आपको लगता है कि सिर्फ आंसर आपको चाहिए, तो आप ये भी हमें कमेंट में बोल सकते हो कि सिर्फ हमें आंसर चाहिए, एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। तो मैं सिर्फ क्वेश्चन लाऊंगा, पढ़ूंगा, आंसर मारूंगा और निकल जाऊंगा, ठीक है। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है, यानी राष्ट्रपति साहब जो भाषण देते हैं, इवन प्रधानमंत्री भी जो भाषण देते हैं, उसको तैयार कौन करता है, तो इसको तैयार करते हैं केंद्रीय मंत्री, यानी कैबिनेट मिनिस्टर तैयार करते हैं। केंद्रीय मंत्री के बारे में बात किया गया आर्टिकल 79 में कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। आर्टिकल 80 बात करता है राज्यसभा के बारे में, है ना, और आर्टिकल अगर बात करें 81 का, तो ये बात करता है लोकसभा के बारे में। तो ये सारी बेसिक सा क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा आर्टिकल अगर 75 देखें, तो ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में बात करता है, और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में बात करता है ना। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो आप लाइक भी कर दीजिए। जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ ना, उसका आंसर कमेंट में दे दिया कीजिएगा। और अब ऐसे बच्चे जो क्लास करना चाहते हैं, बिहार शरीफ में रह रहे हैं या और भी आसपास में कहीं रह रहे हैं और क्लास करना चाहते हैं, तो सुबह 6 से 8 आ सकते हैं, सॉरी 8 से 10 आ सकते हैं। क्लासेज फ्री है, फ्री इन द सेंस कि अगर आपको पेमेंट करना है तो आप कर सकते हो फी पे, नहीं करना है तो आप पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पढ़ सकते हो। शाम में भी 2 से 4 में आप आ सकते हो, डिस्कशन क्लास है और वो भी फ्री ही है। डिस्कशन क्लास इन द सेंस बिहार दरोगा और बिहार एलडीसी का जो भी, यानी बिहार के जितने भी एग्जाम होते हैं ना, उस पर हम लोग फोकस करते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की गई है, तो मैकियावेली के प्रिंस से इसकी तुलना की गई है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, इसके बारे में, कौटिल्य को विष्णुगुप्त या चाणक्य के नाम से जानते थे। ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करता है ना। और इसी के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था हमारा मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज जो थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम क्या था, इंडिका। और इंडिका में मौर्य साम्राज्य के उत्थान और नंद साम्राज्य के पतन के बारे में बात किया गया था। सेलुकस निकेटर भेजता है मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो ये सारी बातें याद रखिएगा। कालिदास के बारे में जो दिया गया पुस्तक है, तो पहले तो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कालिदास किसके दरबार में रहते थे, तो कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, ठीक है। और ये नवरत्नों में से एक थे। कालिदास ने 7 पुस्तकें लिखी थी, इसमें से एक पुस्तक है मालविका अग्निमित्र, यानी मालविका और अग्निमित्र की प्रेम की कहानी यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। और मैं लंबा नहीं करूँगा, काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर कामसूत्र के बारे में बात चलना शुरू हो जाएगा। कि संवैधानिक संशोधन विधेयक के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया, तो समझना, ये हमारा था 44वां संविधान संशोधन, और ये हुआ था 1978 में। और इस समय प्रधानमंत्री हमारे जो थे, वो थे मोरारजी देसाई, ठीक है। तो एक तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है 44वां संविधान संशोधन, एक है 42वां संविधान संशोधन, सॉरी 78 होगा, और एक है 42वां संविधान संशोधन 1976। और इस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी क्या की थी, ये कार्यकाल लोकसभा का 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी थी, जिसे यहाँ फिर से 6 वर्ष से 5 वर्ष किया गया, ठीक है। उसके अलावा 61वां संविधान संशोधन जो है, ये हुआ था 1989 में। और इसमें क्या हुआ था, वोट देने का उम्र 21 वर्ष से घटाकर क्या कर दिया गया था, 18 वर्ष कर दिया गया था। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं।
अमेंडमेंट एक्ट तो 61 में जरूरी है ही है, आर्टिकल 61 भी पूछता है। तो अगर आपसे पूछ ले कि आर्टिकल 61 क्या है, तो ये महाभियोग राष्ट्रपति पे इम्पीचमेंट के बारे में बात करता है, और इम्पीचमेंट एक लंबा प्रोसेस है तो काफी टाइम निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत में पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल का मतलब ये होता है कि ये हमारे वातावरण के फेवर में है, पोल्यूशन क्रिएट नहीं होने वाला। तो ये हुआ है लेह लद्दाख के क्षेत्र में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पादशाहनामा के लेखक कौन है? तो पादशाहनामा के लेखक ऑप्शन है अमीर कजवीनी, हामिद लाहौरी, मोहम्मद बारिश और सालेह कब्बो। इसका आंसर होगा अब्दुल हामिद लाहौरी। इन्होंने पादशाहनामा की पुस्तक की रचना की थी। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। कौन सी सूफी संप्रदाय बिहार में लोकप्रिय है? फिरदौसी, चिश्ती, कादरी या सुहरावर्दी? ऐसा क्वेश्चन तो बीपीएससी पक्का पूछेगा। तो आंसर होगा हमारा फिरदौसी, है ना। बिहार में जो हमारा खास करके बिहार शरीफ है, बिहार शरीफ में एक पहाड़ है ना। बिहार शरीफ में बड़ी पहाड़ी का पहाड़ है, और इस बड़ी पहाड़ी के पहाड़ में एक मकबरा है, और वो मकबरा है मोहम्मद बयां का मकबरा, मलिक मोहम्मद बयां। तो इसका मकबरा है, ठीक है। मलिक मोहम्मद बयां का मकबरा है हमारा कहाँ? बड़ी पहाड़ी पे। और ये दिल्ली सल्तनत के काल में लगभग 13वीं शताब्दी में ये बनाया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदू मनसबदारों का अनुपात सबसे अधिक किस साम्राज्य में था? तो पहले ये तो है कि मनसबदार है कौन, ये कहाँ से आया? मुगल काल का ये तीसरा क्वेश्चन है। ऑप्शन में दिख रहा होगा कि चारों शासक मुगल काल के हैं। तो सबसे ज्यादा हिंदू जो थे ना, दरबारी जो थे औरंगजेब के शासनकाल में। औरंगजेब के शासनकाल में कहा जाता है कि कुल 66 मनसबदार रहते थे, लेकिन वास्तव में इनका प्रमाण 33 का ही मिला है, ठीक है। मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? तो आपको पता होगा कि 1574 में मनसबदारी व्यवस्था शुरू करने का श्रेय जाता है अकबर को, है ना। मनसब मतलब होता था 1000, 2000, 5000 का मनसब, और कहा जाता है मनसबदारी व्यवस्था जो थी ना, वो मुगलों की रीढ़ मानी जाती थी, यानी बैकबोन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रामानुजाचार्य को। रामानुजाचार्य का अगर जन्म देखें तो इनका जन्म हुआ था 1027 एडी में, ठीक है। और कहाँ हुआ था? तो मद्रास में, यानी दक्षिण भारत में इनका जन्म हुआ था। और भक्ति आंदोलन का विकास भी दक्षिण भारत में हुआ है। दक्षिण भारत से उनको उत्तर भारत में लाने के लिए श्रेय जाता है रामानंद को। तो ये कभी कभी ये पूछता है कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? दक्षिण भारत में हुई थी। दक्षिण भारत से उत्तर भारत इसे कौन लेकर आया था? तो लेकर आए थे रामानंद। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। किसके शासनकाल में चंगेज खां भारत पर का खतरा था? तो ये शासनकाल जो था चंगेज खां का आक्रमण अगर देखे तो ये चंगेज खां आक्रमण करेगा 21-22 में, 1221 से 1222-23 के आसपास में, ठीक है। होता क्या है कि फारस का एक शासक होता है जो भागता हुआ भारत पहुंच जाता है, और इस समय दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठे होते हैं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन है? तो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक एक खुद गुलाम थे, और इनका गुलाम कौन था? इल्तुतमिश, इसलिए इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इल्तुतमिश जब गद्दी पर था तो चंगेज खां भारत आया था, वो राजा का, फारस के शासक का पीछा करते हुए। फारस के शासक ने इल्तुतमिश से शरण मांगी थी, लेकिन इल्तुतमिश शरण देने से इनकार कर दिया था, और ये अच्छा इसलिए हुआ क्योंकि अगर ये देता तो चंगेज खां भारत को बर्बाद कर देता। इल्तुतमिश के समय में और क्या हुआ है तो आपको पता होगा, कुतुब मीनार का निर्माण को पूरा कौन करवाया था? तो इसको पूरा करवाने वाले हमारे कौन है? इल्तुतमिश। नींव कौन डाला था? तो ऐबक डाले थे। ऐबक के समय दिल्ली की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर थी, अच्छे से याद रखिएगा। लेकिन इल्तुतमिश ने इसे राजधानी कहाँ कर दिया? तो दिल्ली की राजधानी, यानी दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली कर दे। इल्तुतमिश से ये सारे के सारे क्वेश्चन आते हैं। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये भी पूछा जाता है कि दिल्ली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वो थे इल्तुतमिश। बलबन के बारे में तो जानते होंगे,
लौह रक्त की नीति अपनाया था, है ना, काफ़ी क्रूर शासक था। और अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत का अभियान, मलिक काफूर इसका सेनापति था। अगले क्वेश्चन चलते हैं। ढेर सारी बातें हो जाएगी, ज़्यादा बात करना नहीं है, टॉपिक पे रहना है। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने किया था? तो ये राष्ट्रकूट शासक हमारे थे कौन? ध्रुवदंती दुर्ग गोविंद तृतीय या कृष्णराय प्रथम? कृष्ण देवराय प्रथम थे। और अगर पूछे कि राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन था, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, तो दंती दुर्ग था। कभी कभी ये पूछता है। आप हमें ये बता देना कि इसकी राजधानी कहाँ थी, राष्ट्रकूटों की राजधानी कहाँ थी, इसका आंसर आप हमें कमेंट में देना। ये जो आपको गोविंद तृतीय दिख रहा है ना, ये त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लेंगे। पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट जब आपस में लड़ेंगे तो गोविंद तृतीय हिस्सा लेंगे, और गोविंद तृतीय जब हिस्सा लेंगे तो राष्ट्रकूट वंश विजयी हो जाएगा। यानी त्रिपक्षीय संघर्ष में विजयी होता है किसका? राष्ट्रकूटों का। और उसमें कौन हिस्सा लेंगे? तो राष्ट्रकूट के तरफ से रहेंगे हमारे गोविंद तृतीय, और पाल के तरफ से रहेंगे धर्मपाल, जो हार जाते हैं। ठीक है। निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया था? तो अगर भारत आने के बारे में बात करें तो ह्वेनसांग तो हर्षवर्धन के समय में आया था। ये 629 से लेके 644 एडी के समय आएगा। मार्को पोलो मोरक्को का यात्री है और ये 13वीं शताब्दी में आया था, समझे। इसके अलावा अगर देखें फाहियान, ये 1333 में आया था। इब्न बतूता आया था 1333 में, एमबीटी के शासनकाल में। ठीक है। और अगर मार्को पोलो के बारे में बात करें कि फाहियान के बारे में बात करें तो फाहियान आएंगे 399 से लेके 414 तक ये आएंगे, और ये एडी रहेगा। अब आप डिसाइड कर लो कि सबसे पहले कौन आया है। ये सब एडी में जाएगा। तो सबसे पहले फाहियान आएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, आपको पता होगा, है ना। ये आएगा ह्वेनसांग आएंगे हर्षवर्धन के शासनकाल में। ये सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। और इब्न बतूता आएगा एमबीटी के शासनकाल में, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। तो ये सारे क्वेश्चन एक एक करके पूछा जाता है, आराम से नोट करना। ठीक है। और अगर कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन रेज कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दक्षिण भारत का कौन सा भाषा सर्वाधिक प्राचीन है? ऑप्शन है तेलुगु, कन्नड़, मलयालम या तमिल। तो आंसर होगा हमारा दक्षिण भारत का सबसे प्राचीन भाषा है तेलुगु भाषा। हाल ही में किसे ब्रह्मोस एरोस्पेस का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो ब्रह्मोस एरोस्पेस का नया प्रमुख जो है वो है डॉक्टर जियातीर्थ राघवेंद्र जोशी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ये करंट से क्वेश्चन था। लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ग्वालियर, पटियाला, बेंगलुरु या नई दिल्ली। तो इसका आंसर होगा ग्वालियर। ये कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। अंटार्कटिका महाद्वीप के किस भाग में भारत का केंद्र स्थित है, अस्थायी केंद्र? तो अंटार्कटिका में भारत के 3 अस्थायी केंद्र स्थित है। ठीक है। मैत्री है वो हमारा, उसके बाद गंगोत्री है। ये स्थित है हमारा कहाँ? तो ये स्थित है हमारा कोर्ट्स मेरीलैंड में। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? तो श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा जो है वो है जोजिला दर्रा। नाथुला दर्रा हमारा कहाँ है? तो सिक्किम में है। और ये क्या करता है? तो ये भारत को चीन से जोड़ता है। अगर बारामूल के बारे में देखें तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है। जोजिला भी जम्मू और कश्मीर में है। और सिपकिला दर्रा जो है हमारा हिमाचल प्रदेश में है। और सिपकिला दर्रा से होकर ही भारत में सतलज नदी प्रवेश करती है। ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक टैंक को पाइप ए 5 घंटे में भरता है और बी 10 घंटे में भरता है। यदि सभी को खोल दिया जाए तो टैंक कितने देर में भरेगा? एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा हमारा 10। यानी ये एक काम ए, बी और सी भी दिया है ना, सी भी दिया है। कितना देर में बढ़ता है? 30। तो अब एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा एलसीएम। अब ये 1 घंटे में कितने काम करेगा? 6 काम करेगा। ये 3 काम करेगा और ये 1 काम करेगा 1 घंटा में। तीनों को साथ खोलते हैं, यानी 6 3 9 1 10। 10 काम हो रहा है कितना घंटे में? 1 घंटे में। तो 30 काम कितने घंटे में होगा? काटेंगे तो कितना आएगा? 3। यानी 3 घंटे में पूरा काम खत्म हो जाएगा। टाइम एंड वर्क से बेसिक क्वेश्चन पूछता है। अगर आप एफिशिएंसी निकाल लिए ना तो किसी को भी लाए, किसी को भी लेके जाए, आप आंसर बना दोगे।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रीजनिंग का है, लकड़हारा कुल्हाड़ी से है तो मूर्तिकार किससे संबंधित है? अब मूर्तिकार तो कुदाल, चाकू और सुई तो चलाएगा नहीं, मूर्तिकार चलाता है छेनी। एलिमिनेशन में ये कर देते, ये भी कर देते, अब ये दोनों बचता, तो कुदाल तो किसान चलाते हैं ना, इसका आंसर होगा ए, छेनी। किस राज्य का सचिवालय भवन राइट्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? तो राइट बिल्डिंग्स के नाम से सचिवालय भवन जो हमारा है, ये हमारा आंसर होगा गुवाहाटी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन दमन और दीव को अलग करता है? तो अगर भारत का मैप अगर देखे हो गया, ऑब्वियस ही बात है, तो दमन और दीव को अलग करेगा हमारा ये है खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी है ना, और ये है हमारा कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। ये सारे क्वेश्चन आते हैं। खंबात की खाड़ी में नर्मदा नदी जल गिराएगी और तापी नदी भी अपना जल गिराएगी, और यहाँ से माही नदी आती है, वो भी अपना जल गिराती है। और माही जो नदी है, माही नदी वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्क रेखा को 2 बार कौन काटता है? तो वो काटती है माही नदी। ठीक है, खंबात की खाड़ी ये हमारा अरब सागर है, ये हमारा हिंद महासागर है, और ये हमारा बे ऑफ बंगाल है। तो ये सारी बातें आप ऑलरेडी जानते होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? खंबात की खाड़ी। दमन और दीव और दादर नगर हवेली को 2020 में एक कर दिया गया, और इसकी राजधानी, दोनों की राजधानी कहाँ बना दी गई? दमन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? इजी क्वेश्चन है, क्लोरोप्लास्ट में, है ना। 1-2 क्वेश्चन तो ऐसा आपको मिलेगा जो इजीली आप बना दोगे। कहाँ के संसद का नाम नेशनल कांग्रेस है? ये वर्ल्ड पॉलिटी से क्वेश्चन है। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा ब्राजील। अब कुछ संसद का यहाँ नाम दिया हुआ है। मिस्र के संसद को क्या बोलते हैं? बांग्लादेश। बांग्लादेश के संसद को याद रखिएगा और इजराइल के संसद को याद रखिएगा, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया। और इसके अलावा अफगानिस्तान के संसद को, यानी भारत का आसपास का जो देश है जिससे हमारा भारत बाउंड्री शेयर करता है, उसके सांसद का नाम तो थोड़ा याद रखना है, उसके प्रधानमंत्री का नाम भी याद रखना है, उसका निर्माण कब हुआ था, ये सारी बातें याद रखनी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे? तो वंदे मातरम के संपादक जो थे वो थे अरविंद घोष। जो संपादक किए थे वंदे मातरम, आनंद मठ से लिया गया है ना, आनंद मठ। और आनंद मठ के लेखक कौन है ये आप हमें बताना। जो आनंद मठ के लेखक है वही वंदे मातरम के को लिखे थे। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है, ये तो पता होगा ना। हाँ ठीक है, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को कब संविधान ने अपनाया था? तो 24 जनवरी 1950 को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्रीय डाक प्रदर्शन का आयोजन किया गया था? तो राष्ट्रीय डाक प्रदर्शन, ये क्वेश्चन मैं इसलिए दिया हूँ क्योंकि ये बिहार स्पेशल से है, और इसका आंसर होगा पटना। ये बिहार था, करंट था, इसलिए मैं इसको सबमिट कर दिया। किस संस्थान पर अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की मेजबानी की जाएगी? तो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव ये IIT खड़गपुर में आयोजित किया जाएगा। तो आंसर होगा सी। पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को। 11 जुलाई को क्या मनाते हैं, ये आंसर आप देना। 24 सितंबर को क्या मनाते हैं? तो UNO दिवस मनाते हैं ना। और 11 जुलाई को क्या मनाते हैं, ये आप आंसर हमें कमेंट में करना। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? तो ये करता है सेरिबेलम, जो हमारा फोरब्रेन होता है ये, ठीक है, फीलिंग्स को कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस, प्रेम को, ये सारी चीज़ों को ये हमारा करता है सेरिबेलम। आज का लास्ट क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए प्राचीनतम भारतीय राज्य को हराया था। किसको हराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हराएंगे, ठीक है। और ये किसकी सहायता से हराएंगे? तो ये चाणक्य की सहायता से हराएंगे। तो ये था हमारा लास्ट का क्वेश्चन। अब ये आप बता देना कि मौर्य वंश की स्थापना कब हुआ था। इसका आंसर आप हमें कमेंट में देना, और मैं आशा करता हूँ कि इसका आंसर आप हमें कमेंट में दोगे। तो आज का सफर हमारा यहीं तक था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई कमी रह गई होगी वीडियो में तो आप हमें मेंशन जरूर करना, ताकि मैं चीज़ों को सुधार सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।